दीपक राकेश, मैं तपस से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जरूर। तपस मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर पोलराइजेशन नहीं काम किया है तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी जो स्कीम्स लेकर आई वो भी पिछले 1.5 साल में ही लेकर आई जब वो 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गई। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे कि पोलराइजेशन को नकार दिया पश्चिम बंगाल की जनता में और फिर उन्हीं चीजों को वोट कर दिया जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा प्लान बनाकर आई थी कि भाई ये आएंगी तो तोलाबाजी हो जाएगी, ये आएगी तो भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, ये आएगा तो भाई भतीजावाद बन जाएगा, ये आएगा तो बाई को जो है वो आतंक फैला देगा, ये आएगा तो पीसी जो है बाइकों को खड़ा कर देगी मुख्यमंत्री पद के लिए। तो ममता के फैक्टर्स में कौन कौन सी चीजें काम की आपके हिसाब से? जी देखिए, पहली बात तो एक डेवलपमेंट की बात जो बीजेपी ने कहीं नहीं की थी और ममता बनर्जी ने सस्टेनेबल तौर पर डेवलपमेंट की बात की थी अपने चुनाव अभियान में। अलग अलग जगहों पर उन्होंने क्या क्या काम किया है, क्या नहीं किया, और बाहरी और अंदरी का जो झगड़ा था ये तो सच है, ये मानना पड़ेगा कि लोगों से जो कनेक्ट अगर बीजेपी के शायद नेता मेरे से सहमत ना हो, लेकिन हमने भी जो तमाम रैलियाँ देखी हैं उसमें जो रैलियों में जो लोग आ रहे थे और जिस तरह से जो नेताएँ थे वो बड़े बड़े ट्रक्स में जब जा रहे थे, एक लोग ममता बनर्जी जब जा रही थी, लोगों से मिल रही थी, अलग अलग जगह पहुंच रही थी, वो पीपल कनेक्ट कहीं ना कहीं दूर होता हुआ देख रहा था। क्योंकि अगर मैं झारग्राम की बात करूं, झारग्राम में जिस तरह से जेपी नड्डा के सभा जिस तरह से पूरी तरह फ्लॉप हुआ था 2 महीना पहले, उस वहां से कहीं ना कहीं बीजेपी को लगने लगा था कि उनको स्ट्रैटेजी बदलना चाहिए, हालांकि उन्होंने वो स्ट्रैटेजी नहीं बदली। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो बीजेपी ठान कर चल रही थी कि ये जो 27 से 30% का जो मुस्लिम वोट बैंक है ये इन्हें नहीं मिलेगा, और ये बाकायदा ममता बनर्जी बहुत अच्छी तरह जानती थी कि ये वोट बैंक अगर ममता बनर्जी के बाद इंटैक्ट रहता है, हिंदू वोट बैंक को भी अपने पाले ला सकती है, जो काम बाखूबी उन्होंने किया, तो ममता बनर्जी फायदे में रहेगी। एक जरूर असमंजस था कि आईएसएफ क्या भूमिका निभाएगी। अगर संयुक्त मोर्चा की बात की जाए तो यहां देखने को मिल रहा है कि आईएसएफ ने भी ईस्ट कैनिंग के सीट के अलावा कहीं भी कुछ खास असर नहीं कर पाई, ज़्यादा वोट भी नहीं काट पाई। तो ये कहीं ना कहीं पूरा वोट बैंक ममता बनर्जी की तरफ चला गया है, और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अब इस पोजीशन में पहुंच चुकी है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव डाले। 2024 का इलेक्शन सामने है 3 साल बाद, तो वहां भी ममता बनर्जी फिर नेशनल स्टेज पे खुद एक फलक्रम, जैसे 2019 में वो एक फलक्रम बन के पूरा यूनाइटेड अलायंस को एकजुट की थी, उसकी एक तैयारी कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के अंदर से ये खबर जरूर आ रही है कि अलग अलग लोगों से, अलग अलग पार्टी हाईकमांड से उनकी बात चल रही है कि एक कोalition बनाया जाए 2024 में बीजेपी पर दबाव लाने की। तो ये सब सारे फैक्टर्स जो काफ़ी मैटर किए हैं। और अर्बन वोट बैंक अगर आप चौथे चरण तक देखें, चौथे चरण तक वोट कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले जाता दिख रहा था, लेकिन जब से कोरोना का सेकेंड वेव आया तब से लोग काफ़ी अप्रिहेंसिव हो गए। हालांकि यहाँ पे लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरह से पीपल कनेक्ट हुआ, उनके नेताओं की तरफ से जिस तरह से पीपल कनेक्ट हुआ, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से नहीं किया जा पाया, और यही कहीं ना कहीं भरपाई बीजेपी को इस समय करना पड़ रहा है।